हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की थी कि मेटल्स के क्या करैक्टर हैं और नॉन मेटल्स के क्या करैक्टर हैं। आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का स्टडी करेंगे कि कोई भी मटेरियल कैसे ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जैसे कॉपर का कोई बर्तन है या फिर कोई आयरन का कोई इंस्ट्रूमेंट है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो उसका सरफेस जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने आयरन में देखा होगा कि ब्राउन कलर का लेयरिंग आ जाता है। वो लेयरिंग आने का क्या रीज़न है, उस लेयर को हम ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं और वो क्यों बना है, इन सब की स्टडी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल है वो कैसे ख़राब हो जाते हैं, क्या वो कोई गैस प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग में जो मटेरियल होगा वो लास्ट में मटेरियल वैसा नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं जब वो किसी केमिकल्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तब। तो आज के सेशन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का स्टडी करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ये पॉइंट स्टडी करेंगे, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि कोई भी मटेरियल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर किस फॉर्म में वो चेंज होगा, उसमें ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिससे कि वो बाद में यूजलेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें स्टडी करेंगे, रिएक्ट विद वाटर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी कहीं आग लगती है फायर फाइटर्स को बुलाते हैं, लेकिन कुछ एक मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर के टच में आने पर आग पकड़ लेते हैं। वैसे तो वाटर आग को बुझाने में हम यूज़ लेते हैं, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर मटेरियल ऐसे हैं जो आग पकड़ लेते हैं। उनका रीज़न क्या है वो हम इस पॉइंट में स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा रहेगा, रिएक्ट विद एसिड। और फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा इसमें, रिएक्ट विद बेस, कि कोई भी मटेरियल है वो इन सब के साथ रिएक्ट होने पर किस फॉर्म में चेंज होता है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमारा ये रहेगा कि कोई भी ऐसा कौन सा मटेरियल है जो दूसरे मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देता है, कि भाई इस मटेरियल में इतनी पावर है कि उस मटेरियल को हटाएगा, उसकी जगह खुद आकर बैठ जाता है। क्या ऐसा भी कोई मटेरियल होता है? तो और कौन से ऐसे मटेरियल है जो ये पावर रखते हैं, इन सब पॉइंट की स्टडी हम किस में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पॉइंट में हम किसी भी मटेरियल की पावर देखेंगे, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिविटी करता है और कौन सी रिएक्टिविटी कम होती है, कि भाई वो दूसरे को हटाएगा, खुद वहाँ उसके साथ आकर रिएक्शन कर लेगा। इनकी स्टडी हम रिएक्टिविटी के पॉइंट में करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक तरफ हम मेटल का लेंगे और एक तरफ हम नॉन मेटल की स्टडी करेंगे कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करती है और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो किसका फॉर्मेशन करती है। सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल ले लो आप। जब ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटेलिक ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगी ये, मेटेलिक ऑक्साइड का। ठीक वैसे ही कोई भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है आपके पास, वो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। अब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड बने हैं, इन दोनों का नेचर अलग अलग होगा। जो मेटेलिक ऑक्साइड होगा उसका नॉर्मली नेचर कैसा होगा, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा,
मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा। कैसी नेचर होगी? बेसिक। बेसिक नेचर का मीन है कि जो लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट, जब हम इसमें लिटमस पेपर, आप जब इसमें लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बेसिक नेचर का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा, वो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन हमेशा क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा? वो एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर। जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होगा। जिसका एसिडिक नेचर होगा वो क्या करेगा कि जब उसका लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो ब्लू लिटमस को किस फॉर्म में चेंज कर देगा? रेड लिटमस में चेंज कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड लिटमस में चेंज कर देगा। तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। अब देखो, जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा उसका एक बेसिक सा एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लो आपके पास जो मेटल है वो मेटल है आपके पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल का सिंबल क्या होगा? Mg। मैग्नीशियम मेटल आपके पास है। उस मेटल की जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा? O2 होगा। जब आप उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? MgO मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेगा ये इसका नेचर कैसा होगा? जैसे मैंने आपको मेटेलिक ऑक्साइड में बताया कि इसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। ये मेटल का ही तो बना है, तो मेटेलिक ऑक्साइड से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसका नेचर भी कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। और जब मैग्नीशियम रिबन को आप, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्सपेरिमेंट देखो हम कैसे करते हैं। मान लो आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम का आपके पास रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं, बर्निंग की प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग का प्रोसेस होगा। जब बर्निंग की प्रोसेस होगी तो आपको ऐश मिलेगा। जब मैग्नीशियम ऐश मिलेगा आपको, उस मैग्नीशियम ऐश को आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए। डिसॉल्व इन वाटर। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे फिर आप इसमें लिटमस पेपर का एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आप जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। अगर मान लो आपको कोई भी वाटर दिया जाता है जिसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल डिसॉल्व है, आपको बोला जाए कि आप इसमें से बताओ कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, किसके अंदर हमने मेटल को डिसॉल्व किया या नॉन मेटल, तो उसके लिए आप लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले ब्लू को लेके जाइए, ब्लू या रेड में से किसी एक को लीजिए। अगर उसके कलर में चेंज होता है, अगर ब्लू रेड की फॉर्म में चेंज होता है तो इसका मतलब वो लिटमस पेपर, वो जो सॉल्यूशन आपको दिया है वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड की फॉर्म में चेंज होगा तो वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन होगा। अब नॉन मेटल में हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें आपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया था जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना था इसका एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको नॉन मेटल्स के एग्जांपल में बताया था कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन में आप मान लो, आप बोलोगे मैम कार्बन ऐसे कैसे लें? कार्बन में आपके पास कॉल पीस है। जब आप इस कॉल पीस का यूज करेंगे,
ये कोल पीस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नेचर कैसी होगी, बेसिक, इसकी नेचर होगी एसिडिक नेचर, क्योंकि ये किससे बना है, नॉन मेटल से बना है। नॉन मेटल से बनने के कारण इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर होगी। तो ये हुआ हमारा रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि जब भी कोई मटेरियल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा, जो मेटल से ऑक्साइड बनेगा वो होगा बेसिक नेचर का, और जो नॉन मेटल से जो ऑक्साइड बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी। इसके लिए आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्ट विद, सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें रहेगा रिएक्ट विद वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम जब भी कहीं आग लगती है उसके लिए हम फायर फाइटर्स को बुलाते हैं। जो फायर फाइटर्स है वो स्पीडली वाटर डालेंगे और आग को बुझा देते हैं, लेकिन कुछ एक मटेरियल ऐसे हैं जो वाटर की प्रेजेंस में बर्निंग का प्रोसेस उनमें हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सोडियम है, सोडियम एक ऐसा मेटल है कि जब आप उसे वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने से वो बर्न हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में सोडियम को आप ना तो वाटर के कनेक्शन में रख सकते हैं, ना ही आप ऑक्सीजन के कनेक्ट में रख सकते हैं। इन दोनों से उसका कनेक्टिविटी हटाने के लिए हम सोडियम मेटल को किस में रखते हैं, सोडियम मेटल को हम किस में रखेंगे, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ हाईली रिएक्टिविटी शो करता है। ये ऑक्सीजन की और वाटर की प्रेजेंस में बर्निंग का प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि एक हार्मफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है। उस सिचुएशन से बचने के लिए हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, मान लो कोई भी आपके पास मेटल है, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन करती है वो, मेटेलिक ऑक्साइड का। जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। जब ये सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगी तो किसका फॉर्मेशन करती है, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटल का नेम क्या है, सोडियम, और हाइड्रोक्साइड बनाएगी, प्लस ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगी। ठीक ऐसे ही जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो वाटर के साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन वो नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जो सोडियम है वो जैसे ही आप उसे वाटर में डालते हो, मैंने बताया कि वो बर्न की प्रोसेस, उसमें बर्निंग होने लग जाता है। तो देखो आप इसे एक इमेज से इजीली समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट देखिए आप कि जब हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, नॉर्मली हमने बताया था जैसे ऊपर रिएक्शन में कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है, लेकिन जो सोडियम है उसको हम ना तो वाटर के टच में रख सकते हैं और ना ही हम उसको ऑक्सीजन के टच में रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के टच में आने पर बर्निंग का प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि जैसे ही हम सोडियम मेटल को वाटर के अंदर डालेंगे तो इसमें बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सोडियम मेटल को हम कभी भी वाटर या ऑक्सीजन के टच में नहीं रख सकते हैं। इस बर्निंग की प्रोसेस को हम सेफ रखने के लिए हम इसमें
इस बर्निंग की प्रोसेस से हम इसको सेफ रखने के लिए किस में स्टोर करते हैं? सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन और वाटर के टच में ना आए, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिविटी वाली होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। इस कारण ये क्या होता है, जो ही उसके ऑक्सीजन और वाटर के टच में आएगी इसमें बर्निंग का प्रोसेस हो जाता है और एक हार्मफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है। कुछ एक मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो वाटर और ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। और वाटर कहाँ से आएगा? जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्ट कंडीशन है, इन्वायरमेंट की मॉइस्ट कंडीशन से वो किसका एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन से, दोनों से जब इनसे रिएक्ट करते हैं तो उनमें एक हम देखते हैं कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आता है। जैसे कि आप कॉपर के बर्तन जो आपके घरों में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कवरिंग आ जाता है। वो ग्रीन कलर का कवरिंग क्यों आता है? जब भी वो मेटल, कॉपर मेटल है, वो मेटल ऑक्सीजन और वाटर से जब रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करने के बाद वो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। जो हाइड्रोक्साइड बनेगा उसी हाइड्रोक्साइड के कारण उसके ऊपर वो ग्रीन कलर का एक लेयरिंग आ जाता है। आपने नॉर्मली आयरन में भी देखा होगा कि आयरन क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो जो वहाँ की ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट होगा और आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, जिसे कि आप क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन का प्रोसेस यानी उसमें रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है, जिसे कि आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं। जैसे कि आपको एक इमेज से शो होगा ये कि जब भी कोई मटेरियल, कोई भी आयरन इन्वायरमेंट के डायरेक्ट टच में है, आपने उस पर किसी तरह का कोई पॉलिश नहीं किया है, ना ही उस पर कोई पेंट किया हुआ है, उस सिचुएशन में वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? उसके ऊपर धीरे धीरे एक जंग का या रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग प्रेजेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके इमेज में आपको शो हो रहा है कि एक आयरन का चैन है। ये जो आयरन का चैन है, इस आयरन के चैन को जब आप कंटिन्यू ये इन्वायरमेंट में ओपनली रहेगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर कंडीशन के टच में रहेगा, इस पर किसी तरह का पॉलिश या पेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इसमें रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे खराब होने लग जाता है और बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा यूजलेस हो जाता है। तो देखिए इसका हम रिएक्शन कैसे लिख पाएंगे कि कोई भी आयरन है, आयरन मेटल है आपके पास, ये आयरन मेटल जब वाटर प्लस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये किसका फॉर्मेशन करती है? आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। ये आयरन ऑक्साइड ही क्या होता है? इसी से रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रस्टिंग और रेडिश ब्राउन कलर का उस पर लेयर प्रेजेंट हो जाता है, जिससे वो धीरे धीरे हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम इसमें देखेंगे, थर्ड हमारा रिएक्शन रहेगा रिएक्शन विद एसिड्स। कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होगी तो वो किसका फॉर्मेशन करती है? वो साल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अब हमको ये पता कैसे लगेगा जब किसी मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या हाइड्रोजन गैस बना रही है? तो इस चीज़ का हमें पता कैसे लगता है, इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। जैसे पहले आप रिएक्शन देखें कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तब वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगी। लाइक आप एक मेटल में ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम मेटल है आपके पास, एसिड है आपके पास HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक
एसिड। जब ये मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगी तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। ये किसका फॉर्मेशन करेगी, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगी। अब हाइड्रोजन गैस उसने सिक्रेट की है, इस चीज़ का हमें कैसे पता लगता है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो आपने एक बीकर के अंदर HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने एक बीकर में लिया है। जब आप इस बीकर के पास इस बीकर के अंदर आपने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम मेटल का कोई छोटा सा पीस डाल दिया। उस मैग्नीशियम मेटल को आपने पिप डाल दिया उस बीकर के अंदर। तो आप जब उसके पास एक बर्न मैच स्टिक लेकर जाएंगे, तो जब बर्न मैच स्टिक आप लेकर जाओगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि जो मैच स्टिक है आपके पास वो पॉप के साउंड के साथ जलना स्टार्ट हो जाती है। उसमें कौन सा साउंड आना स्टार्ट होगा, पॉप का साउंड आएगा। जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है, आपने इस बीकर के अंदर एसिड लिया है, कोई भी एसिड सॉल्यूशन आप इसमें ले सकते हैं। इस एसिड सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई भी मेटल डाल दिया। मैंने यहाँ मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया, आप सोडियम ले सकते हैं, आप आयरन ले सकते हैं, आप कॉपर ले सकते हैं, कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल आप यूज़ कर सकते हैं। जब इस मेटल को आप एक एसिड के अंदर डाल देंगे और फिर उसके पास आप बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएं, बर्न मैच स्टिक लेके जाएं, तो कैसा साउंड आएगा, पॉप का साउंड आएगा। जब पॉप का साउंड आएगा तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये कौन सी गैस सिक्रीट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस सिक्रीट कर रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आता है क्योंकि इसमें आपको पॉप का साउंड रियलाइज होगा। लेकिन जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। तो नॉन मेटल क्या होगा, नो रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल एसिड के साथ किसी भी टाइप की कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा कि जो भी मेटल है वो जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पॉप के साउंड के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसी में नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि रिएक्ट विद बेस। कोई भी मेटल है आपके पास या कोई भी मेटल नॉन मेटल है, वो जब बेस के साथ रिएक्ट होगी तो क्या होगा। जब भी कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट होती है, देखिए आप एग्जांपल, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट होगी तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगी। बेस मेटल आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, आप बेस के रूप में मान लो आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब एल्यूमिनियम मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या बना, ये तो हो गया हमारा साल्ट और ये हमारा गैस। तो जब भी कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। और जो नॉन मेटल्स होगी, नॉन मेटल्स नो रिएक्ट विद बेस। नॉन मेटल बेस के साथ
कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। तो इतनी सब रिएक्शन से आपने देखा कि जो हमारी मेटल है वो सभी के साथ रिएक्शन करेगी। तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो हमेशा हाई होगी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कम होगी। जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेगी, वाटर से भी रिएक्ट करेगी, एसिड से भी करेगी और बेस से भी करेगी। लेकिन जो नॉन मेटल है वो ओनली फॉर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, वो इन तीनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। नॉन मेटल का स्पेसिफिक कैरेक्टर यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। जो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा उसकी नेचर बेसिक होगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर की होगी। और एसिडिक और बेसिक नेचर का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको जानने के लिए हम एक लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट बताया मैंने आपको। और जैसे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीशियम ऐश आपको मिलेगा उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आप लिटमस से चेक करके बता सकते हैं कि एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर। जो नॉन मेटल्स हैं उसमें हमेशा एसिडिक नेचर का बनेगा। फिर नेक्स्ट इसमें एग्जांपल हमने लिया था रिएक्ट विद वाटर। कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगी। हम सोडियम जो मेटल है उसको वाटर और गैस के टच में नहीं रखते हैं, क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन गैस के टच में रहने से वो जल जाता है और एक हार्मफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए हम सोडियम मेटल को हमेशा किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का बर्निंग ना हो। फिर हमने नेक्स्ट इसी में एग्जांपल देखा था कि जो आयरन है वो वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड यानी रस्टिंग का प्रोसेस होगा। आयरन ऑक्साइड क्या है, जंग ही तो है, जो जंग लगता है उसको हम आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और फिर आपको मैंने एसिड का रिएक्शन बताया कि पॉप का साउंड आता है। जो ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी पॉप का साउंड आएगा, तो मतलब हाइड्रोजन गैस सिक्रीट होगी। और जब बेस के साथ रिएक्शन करेगी तब भी सेम रिएक्शन यही होगा कि जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस एक हाइड्रोजन गैस को वो सिक्रीट करेगी। अभी हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शंस देखी। जो नॉर्मली मतलब हमारे घरों में कोई भी बर्तन है वो ख़राब हो रहा है, उन सब का रीज़न क्या है ये आपने देखा कि सिल्वर अगर ब्लैक हो रहा है तो सिल्वर ब्लैक होने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगी, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है और वो ब्लैक हो जाता है। कोई भी मटेरियल अगर मेटल का ख़राब हो रहा है तो उसका रीज़न ये होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी स्टडी करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो एक मटेरियल को हटा देगा, उसके स्थान पर खुद आ जाता है। तो जो ऐसे मटेरियल जिनकी इतनी पावर है तो उनका रिएक्टिविटी क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो इन मटेरियल का सबसे पहले हम एक सीरीज देखेंगे कि कौन सा मटेरियल किसको हटाकर खुद आ जाएगा, या कौन सा ऐसा मेटल है जो पहले वाले मेटल को हटाएगा उसके स्थान पर खुद वो आकर बैठ जाता है। तो इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट मैं आपके सामने बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको हाई रिएक्टिविटी का और लो रिएक्टिविटी दोनों प्रकार की मेटल्स और नॉन मेटल्स का बताऊंगी कि इनमें से कौन सा मटेरियल आपका हाई रिएक्टिविटी शो करेगा और कौन सा मटेरियल आपका लो रिएक्टिविटी को शो करेगा। आप चार्ट देखिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले आपके पास है पोटेशियम। ये है पोटेशियम का फॉर्मूला। जो पोटेशियम है उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। पोटेशियम के बाद आप इसमें एग्जांपल लेंगे सोडियम। सोडियम के बाद में आप लेंगे कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में आप इसमें लेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आएगा जिंक। जिंक के बाद हम इसमें एग्जांपल लेंगे आयरन का। फिर आएगा लेड। फिर आएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आ जाएगा कॉपर। फिर आप एग्जांपल लेंगे इसमें मरकरी।
सिल्वर एंड गोल्ड। जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी इसमें मटेरियल हैं उन सब की रिएक्टिविटी कैसी होगी? हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मटेरियल होंगे इन सब की रिएक्टिविटी कैसी होगी? यहाँ तक के मटेरियल की जो रिएक्टिविटी होगी वो कैसी होगी? इन मटेरियल की रिएक्टिविटी हमेशा हाई होगी। इनका रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होंगे उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी? लो रिएक्टिविटी। हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मटेरियल आएगा उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, हाइड्रोजन से नीचे वालों की रिएक्टिविटी लो होगी। तो सपोज अगर कहीं भी हाइड्रोजन से ऊपर वाला कोई भी मेटल या कोई मटेरियल आ रहा है तो वो क्या करेगा, इन नीचे के जो ये चार हैं इनको अपनी जगह से हटा देगा और वहाँ खुद चला जाएगा। देखो एक रिएक्शन इसके लिए हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जिंक का सिंबल क्या है? Zn। जब ये रिएक्शन होगी इनके बीच में, किसके बीच में? कॉपर सल्फेट और जिंक। अब जैसे आपको इस चार्ट से पता लग रहा है कि जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी कैसी है जिंक की कंपैरिजन, ये लो रिएक्टिविटी का एलिमेंट है। कॉपर की रिएक्टिविटी कैसी है इसमें? लो। और जो जिंक का एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी कैसी है? हाई रिएक्टिविटी। तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि जो हाई रिएक्टिविटी वाला होगा वो लो रिएक्टिविटी वाले को हटा देगा। तो जब ये जिंक की जगह आ जाएगा, इसमें इतनी पावर है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाई है, तो ये जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा और खुद यहाँ पर आ जाता है। तो ZnSO4 प्लस Cu हमें मिल जाता है। तो जो ZnSO4 हमें मिलेगा ये क्या करेगा? कैसे बना है, ये क्यों बना है? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाई होने के कारण इसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और ZnSO4 बना दिया। ZnSO4 का क्या नेम होगा? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का ये फॉर्मेशन हो जाता है। यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाई रिएक्टिविटी वाला मटेरियल लो रिएक्टिविटी वाले मटेरियल को उस जगह से ट्रांसफ़र कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है और एक न्यू मटेरियल या न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अभी तक हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इतने पॉइंट्स की हमने स्टडी कर ली। और हमारा इसमें लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा यूजेस का, कि हमने मेटल्स की फिजिकल और नॉन मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने का हमारा रीज़न क्या है। क्या हम इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी वे से टच रहते हैं? क्या हमारे लिए मैटर और नॉन मेटल का कोई ना कोई यूज़ है? तो इन सब पॉइंट्स का स्टडी हम यूजेस में करेंगे। कीप स्टडी, स्टे हैप्पी। ओके, थैंक यू।